गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको कुछ समरी सुना रहे हैं विलियम शेक्सपियर के फेमस प्लेस की, तो उसमें हमने आपको कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया है उनके इन सारे प्लेस को। तो फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको ट्रेजेडी को सुना रहा था और अगला सेगमेंट जो हमारा अभी जो चल रहा है उसमें विलियम शेक्सपियर की उम्दा और फेमस कॉमेडी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और ये वो कॉमेडी हैं जिन्हें 4 ग्रेट कॉमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जिस कॉमेडी की समरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो जी हाँ, हम इस कॉमेडी पे जाएं उससे पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट जो हमेशा रहता है वो यही कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। जी हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका जो लाइक होता है वो रियली हमें एक ऊर्जा देता है। तो चलिए अब हम टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए कहानी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम आपको उसकी समरी को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले कहानी को अच्छे ढंग से आप समझ पाएँ इसके लिए आपको कैरेक्टर्स को जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि इन्हीं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरी जो प्ले होगी वो घूम रही होगी। तो चलिए हम चलते हैं उन मेन कैरेक्टर्स को जिसे हम लीडिंग कैरेक्टर्स कहते हैं, वो कौन कौन रहेंगे इस प्ले में। जी हाँ गाइज, द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज एंटोनियो। एंटोनियो जो कि इस कहानी में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इस वेनिस सिटी में एक बहुत रिच मर्चेंट है, तो वो मर्चेंट एंटोनियो ही है। अगला कैरेक्टर है शाइलॉक। इनफैक्ट इस स्टोरी का विलेन है वो शाइलॉक है। वेसेनियो इस स्टोरी में एंटोनियो का फ्रेंड है। अगला जो कैरेक्टर है जो इस पूरे प्ले की हीरोइन हम कह सकते हैं और है, तो शी इज़ पोर्शिया, वो पोर्शिया है। अगले 2 कैरेक्टर हैं जो लीडिंग कैरेक्टर्स में आते हैं, इसके अलावा भी कुछ साइड कैरेक्टर्स भी रहे थे इस पूरे प्ले में, लेकिन हम लीडिंग कैरेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो अगली कैरेक्टर है जेसिका। तो गाइस, जेसिका ये शाइलॉक की बेटी है और लोरेंजो ये एक दूसरा यंग मैन है जिसकी शादी जेसिका के साथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स की जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इस स्टोरी पे आते हैं, समरी पे आते हैं प्ले की। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है, वेनिस इसकी सेटिंग है प्ले की। अब चलते हैं हम कहानी पे, लेकिन उससे पहले गाइज, कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके गाइज, हम स्टोरी पे आते हैं। इनफैक्ट ये स्टोरी शुरू होती है प्ले में एंटोनियो और वेसेनियो के एक कन्वर्सेशन को लेके। वो ये है कि एंटोनियो बहुत रिच मर्चेंट है इस वेनिस का, वेसेनियो उसका फ्रेंड है। वेसेनियो को दरअसल पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो पैसों की ज़रूरत होती है तो वो एंटोनियो के पास जाता है कि फ्रेंड ऐसे ऐसे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और वो पैसे की ज़रूरत क्यों है, वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, तो उससे पहले कुछ पैसा अपने पास रखना चाहता है। लेकिन एंटोनियो जो कि एक मर्चेंट है, तो उसका जो पूरा कारोबार है वो शिप पे होता है। उस पे शिप से ही उसके जो गुड्स होते हैं वो उनकी आवाजाही रहती है। तो जब वेसेनियो ने एंटोनियो को अप्रोच किया कि फ्रेंड मुझे इस तरह से पैसे चाहिए हैं, एंटोनियो कहता है कि एक्चुअली अभी हमारी जो शिप है वो अभी नहीं आ पाई है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे ही ये आती है हम आपको पैसे दे देंगे। एंटोनियो ये बोलता है अपने फ्रेंड वेसेनियो के, लेकिन वेसेनियो फिर कहता है कि नहीं, मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है तत्काल, और क्योंकि हमारा काम अब पैसे से ही आगे बढ़ेगा। तो एंटोनियो उसे सजेस्ट करता है कि देखिए, आप किसी ऐसे मनी लेंडर को अप्रोच कर लीजिए जो आपको पैसे दे दे, और जैसे ही हमारा शिप आता है तो हम पैसे आप जिस मनी लेंडर से लेंगे आप उसे दे देना, मैं आपको दे दूंगा। तो अब इन्हें मिलता है वहाँ का उस वेनिस का एक और, दरअसल जो मनी लेंडर है वो शाइलॉक है।
शाइलॉक बेसिकली यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से एक ज्यू और क्रिश्चियन के बीच में एक फ्रैक्शन है जो तब से लेके लगातार रहा था। अभी फ़िलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो ये ज्यू से हट के किसी और की तरफ शिफ्ट हो गया है क्रिश्चियन का। तो लेकिन उस दौर में क्रिश्चियन और ज्यू के बीच में एक दरअसल आपस में एक डिस्प्यूट रहता था। तो वो उस डिस्प्यूट की वजह से ही शाइलॉक ने ये बोला उससे कि ठीक है भाई, हम पैसे तो आपको दे देंगे। तो इसने पैसे बताए कि मुझे 3000 क्रिस चाहिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, कब तक देंगे आप मुझे। तो इन दोनों के बीच में इस पैसे के लेन देन में ये चूँकि एक मनी लेंडर था तो वो एक कंडीशन रखता है शाइलॉक बेसेनियो के सामने कि हम आपको पैसे देंगे। एक बहुत हाई इंटरेस्ट बता दिया जो चल रहा था उससे कई ज़्यादा, लेकिन बेसेनियो को पैसे की ज़रूरत थी तो बेसेनियो ने वो पैसा लिया। अब बेसेनियो ने बात एंटोनियो को बताई कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे शाइलॉक ने पैसा दिया है। अब जब ये बात एंटोनियो को पता लगी कि शाइलॉक ने इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा तो एंटोनियो शाइलॉक से आया। उसने कहा कि देखिए, तुमने जो पैसा दिया है वो दरअसल व्यवहारिक नहीं है, आपने गलत तरीके से और गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, ये नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के इस कन्वर्सेशन में एक क्रिश्चियनिटी और ज्यू के बीच का जो फ्रैक्शन था वो भी उभर के सामने आता। तब विलियम शेक्सपियर ने उसे बताने की और दिखाने की कोशिश भी करी थी। खैर, हम आपको एक समरी बता रहे हैं, तो इन सारे रेफरेंस को हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को ही समराइज़ करते हुए आपके सामने कहानी के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ओके, तो शाइलॉक ने जब ये बताया, इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, तो उस कहा सुनी में शाइलॉक ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया। एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट रखा वो ये कहा कि देखिए, अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो हम आपको ऐसा करते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, चलिए अब एक काम करते हैं, वो ये कि अगर पैसा वापस हमें जो ले रहे हैं 3000, उसके बदले में 1 पाउंड फ्लैश चाहिए होगा आपका। और उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिए एंटोनियो ने कि अगर आपने निर्धारित वक्त पर न दिए, ये तारीख तय कर दी शाइलॉक ने कि तारीख ये है, ना तो मुझे पैसे में कुछ और चाहिए, लेकिन हाँ इंटरेस्ट नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस तारीख तक अगर पैसा आप नहीं दे पाओगे तो आपकी बॉडी से मुझे 1 पाउंड फ्लैश, मतलब आपके शरीर से 1 पाउंड मांस ले लेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। एंटोनियो जान रहा था कि खैर कोई बात नहीं, साइन कर दिए उसने ईजिली। वो समझ रहा था कि तब तक कि हमारा जो फ्लीट है वो वापस आ जाएगा और हम इसका पैसा दे देंगे। और इधर कहानी में दूसरी तरफ क्या होता है कि बेसेनियो दरअसल अपनी शादी के लिए जो एक लड़की जिस पे नज़र रख रहा था वो पोर्शिया थी। पोर्शिया एक बहुत शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, और जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी हीरोइनों को एक तरीके से, जिस तरह से उन्हें वो दिखाने की कोशिश करते थे, उन्हें जिस तरह से गढ़ते थे, उसी तरह से पोर्शिया को भी बताया था कि पोर्शिया वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। वो बेलमोंट की रहने वाली थी, वेनिस के बाहर। तो बेसेनियो वहीं पे पहुंचते हैं। और इधर एक्चुअली होता क्या है कि पोर्शिया के फादर नहीं होते हैं, और उनके फादर ने एक अपनी बिल जो लिखी थी उसमें कुछ पोर्शिया को चीज़ें बता रखी थी। उसमें ये दिखा दिया था कि पोर्शिया की शादी इस तरह से होगी। अब वो शादी उसकी हो नहीं पा रही थी। पोर्शिया चिंतित होती थी, कई बार बात करती हुई कहती भी थी कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, उसकी दिक्कत क्या है। और वो था क्या कि उसमें जो बिल थी, उस बिल में कुछ बातों को रख दिया गया था, और उसमें मैरिज की जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसके फादर ने 3 कैस्केट रखे थे। उनमें एक गोल्ड का था, एक सिल्वर का था और एक लीफ था। ये 3 थे, और उसमें एक्चुअली एक में जो था वो पोर्शिया का फोटोग्राफ था, और ये कहा था कि जो भी पोर्शिया की शादी के लिए आएगा और वो जो राइट कैस्केट को चूज़ करेगा, और राइट कैस्केट वही होगा जिसमें पोर्शिया की फ़ोटोग्राफ होगा, उस कैस्केट को जो भी खोलेगा पोर्शिया की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। तो
एक दिन ऐसा रखा गया, उस दिन बहुत सारे लोग आए मैरिज के लिए, तमाम स्यूटर्स थे जो लाइन में लगे हुए थे। दे एक्चुअली वांट पोर्शिया, लेकिन पोर्शिया तो उसी को मिलेगी जो राइट कैस्केट को खोलेगा। तो उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को आए, प्रिंस ऑफ अरागन आए। इनफैक्ट ये इस तरह के जो मैं फैक्ट को बोल रहा हूँ, जो मेन फैक्ट हैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं अभी आपको सिर्फ एक समरी सुना रहा हूँ, लेकिन समरी के साथ साथ इसमें से क्वेश्चन भी जनरेट हो रहे हैं, उनको भी आपको गौर फरमाना है। तीसरा था जो नेम, वो था वेसेनियो का। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को ने जो पहला कैस्केट जैसे खोला था वो गोल्ड का था, लेकिन गोल्ड का कैस्केट वॉज नॉट द राइट कैस्केट, वो राइट कैस्केट नहीं था। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को वॉज फेल्ड टू गेट पोर्शिया। अगला जो था प्रिंस ऑफ अरागन थे, ही एक्चुअली put his hand over the silver box, but he also failed to select the right cascade। अब पोर्शिया और वेसेनियो पहले भी मिल चुके थे। पोर्शिया वेसेनियो को चाहने लगी थी, वेसेनियो तो चाहता ही था पोर्शिया को। तो पोर्शिया को भी ये दरअसल चिंतन कर रही थी, सोच रही थी कहीं वेसेनियो गलत कैस्केट को ना चूज़ कर ले। अगर गलत कैस्केट को चूज़ कर लिया तो उस लाइन से हट जाएगा, इस रेस से, और फिर हमारी और मीन्स पोर्शिया और वेसेनियो की शादी नहीं हो पाएगी। अब होता ये है कि ये जब वेसेनियो का नंबर आता है, वेसेनियो उसी राइट कैस्केड को एक्चुअली सिलेक्ट करता है, एंड ही गोट द सेम कैस्केड वेयर पोर्शियाज फोटोग्राफ एक्चुअली केप्ट। दोनों की शादी हो जाती है, पोर्शिया और वेसेनियो की। दोनों क्योंकि पहले से चाहते भी थे, बहुत खुश होते हैं, शादी हो जाती है। और दरअसल पोर्शिया और वेसेनियो अपनी शादी के बाद की एक ट्रिप पे निकल जाते हैं। उधर कहानी में दूसरी तरफ विलियम शेक्सपियर हम लोगों को ले जाते हैं क्या कि शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में एक नया एग्रीमेंट हो गया था। वो वेसेनियो ने जो दरअसल मनी उससे शाइलॉक से लिए थे, उस सिलसिले में होता क्या है, एंटोनियो का जो फ्लीट था, जो जहाज़ों का एक वो बेड़ा था, वो रास्ता को भटक जाता है, वो नहीं आ पाया उस टाइम पे। और इधर खबर आई एंटोनियो के पास, शाइलॉक ने भेजी कि टाइम एक्चुअली निकल गया है, आप आ जाइए इधर इस तारीख में और पैसे को दे दीजिए। अब शाइलॉक भी एक्चुअली एंटोनियो भी, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, टाइम निकल रहा है, हमारा फ्लीट नहीं आ पा रहा है, पैसे कैसे दिए जाएंगे। इनफैक्ट आगे कहानी में क्या होता है कि अब एंटोनियो ने सीधा सा एक लेटर भेजा वेसेनियो को बताया कि इस तरह से एक शर्त रखी गई थी जिसमें हमारे बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश लिया जाएगा उस पैसे के बदले, और हम दरअसल अभी पैसे देने में कैपेबल नहीं हैं। वेसेनियो की ये बात पता लगा, उसने पोर्शिया से बात करी। हाँ, पोर्शिया के विषय में एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि पोर्शिया रियली वॉज ए वेरी रिच लेडी ऑल्सो, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली थी अपने फादर के यहाँ से। वो इसलिए पोर्शिया काफ़ी एक धनी महिला भी थी। तो वेसेनियो पोर्शिया को बताता है कि इस तरीके से हमने पैसा लिया था और उस पैसे के बदले दरअसल हमारे फ्रेंड ने कंडीशन पे सिग्नेचर कर दिए थे। वो कंडीशन दरअसल ये थी कि उस राइट टाइम पर अगर पैसे न दे पाए तो फ्लैश लिया जाएगा। पोर्शिया ने पैसा दे दिया वेसेनियो की, पैसा लेके जाओ, पैसे की काम है, पैसे से होगा, उसे पैसे वापस दे दिए जाए। जो इंटरेस्ट में वो बोल रहा था उसी में लेके पहुंचते हैं। लेकिन ये बात जो है वो ड्यूक के यहाँ तक पहुंच जाती है। वेनिस के जो ड्यूक थे उनकी कोर्ट में ये बात पहुंचती है। एंटोनियो वहाँ पे होता है, शाइलॉक वहाँ पे होता है, वेसेनियो भी वहाँ पहुँच जाता है। इस बीच बात में दखलंदाजी ड्यूक करते हैं, लेकिन जब उस एग्रीमेंट को देखते हैं तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं कि आखिर शाइलॉक तुम्हें ये फ्लैश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी एक साइन थे उस पर, और उस साइन की वजह से ही कुछ कह नहीं पाती है वो ड्यूक। लेकिन खैर एनीवे, उसी टाइम पे एक एडवोकेट वहाँ पे आती है, उसका नाम होता है
बेल्थेशर नाम की एक एडवोकेट एक्चुअली जस्ट अपीयर्ड देयर। वो वहाँ पे आती है, वो कहती है, इस बात में दखल देती है। वो ड्यूक से कहती है कि सर अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहती हूँ इस मामले में। ड्यूक परमिट कर देते हैं, यस यू कैन जस्ट इंटरवीन इन दिस मैटर। व्हाट या हाउ कैन यू हेल्प इन दिस मैटर टू एंटोनियो, आप एंटोनियो की क्या मदद कर सकती हैं। वो कहती है पोर्शिया कि ठीक है सर, ये बात दरअसल सही नहीं है। एक बहुत शानदार सी स्पीच वहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने दिखाई है पोर्शिया की, जो मर्सी पे आधारित होती है, और वो बताती है उस पोर्शिया कि भाई तुम्हें थोड़ा सा दया दिखानी चाहिए। अगर आप किसी का के बॉडी से एक पाउंड फ्लैश लोगे तो जाहिर सी बात है वो आदमी मर जाएगा। आप इस तरह से नहीं करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको एक दयावान होना चाहिए। कि इस तरह का एक बहुत शानदार एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले में करते हैं। आगे क्या होता है कि पोर्शिया की बात को शाइलॉक तवज्जो नहीं देता। वो कहता नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो वो कहती है ठीक है, आपने डबल की बात है, आप ट्रिपल पैसा ले लीजिए, 3 गुना पैसा ले लीजिए। लेकिन शाइलॉक इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करता। उसकी एक वजह ये थी कि उसको जेलसी थी एंटोनियो से ही नहीं, पूरी उसकी उस क्रिश्चियनिटी से। एक वजह ये भी थी कि उसकी जो बेटी थी जेसिका ने जो मैरिज उसकी हो गई थी लोरेंजो के साथ। मैं आपको 1 मिनट एक और रेफरेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो शाइलॉक का था जेसिका की लोरेंजो के साथ। लोरेंजो एक क्रिश्चियन था और वो इसे उसकी बेटी को ले गया था, और उसकी बेटी जेसिका बहुत कुछ एक बड़ा अमाउंट उसके घर पे जो था शाइलॉक का रखा था वो लेके चली गई लोरेंजो के साथ। इस वजह से लोरेंजो के साथ जाने से, ये भी एक क्रिश्चियन था, शाइलॉक एक ज्यू था, जेसिका उसकी बेटी ने इस क्रिश्चियनिटी को ही अडॉप्ट कर लिया। तो शाइलॉक का गुस्सा क्रिश्चियन के लिए और ज़्यादा बढ़ गया, बदला लेना चाहता था वो एक क्रिश्चियन से, और जिस हद तक वो ले सकता है इतनी वो कोशिश कर रहा था। तो अब हम बैक आते हैं उसी ड्यूक के कोर्ट में। तो उस कोर्ट में जब पोर्शिया समझा रही थी, शाइलॉक नहीं वो उस पर तैयार हो रहा था, तो वो कहती है ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा ही करिए, आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। जैसा कि मैं इस एग्रीमेंट को देख रही हूँ, आप 1 पाउंड फ्लैश ज़रूर लेंगे, लेकिन उसमें ब्लड की बात नहीं है। आप 1 पाउंड फ्लैश लीजिए, लेकिन 1 बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आप ले सकते हो, यू कैन जस्ट टेक द फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप फ्लैश में 1 पाउंड लिखा है, 1 पाउंड ही लेंगे, नॉट लेस देन 1 पाउंड, नॉट मोर देन 1 पाउंड। ये प्लीज़ नोट इट। शाइलॉक ज़रा चक्कर में पड़ गया, यार जब फ्लैश लेंगे तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग उसमें दरअसल लिखा नहीं है। अगली बात कि किसी की बॉडी से जब आप फ्लैश लोगे तो लेस और मोर देन हो ही सकता है। शाइलॉक बहुत बेचैन हो गया। उधर शाइलॉक कंडीशन को हारने लगा, लूज़ करने लगा। पोर्शिया कहती है कि नहीं, ये पता है आप क्या कर रहे थे, ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, आप एक क्रिश्चियन को ख़त्म करना चाहते थे, ये इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर। और पता है आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या सज़ा होती है, कि जिस आदमी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया होगा उसे इम्प्रिजन्ड रहना होगा एक लंबे टाइम तक। और अगली बात ये कि आपने क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की कोशिश करी, उसे मारने के लिए आपने आमादा हो गए थे। इसके लिए आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर, इसमें आपकी हमारे यहाँ पे जो इसके लिए सज़ा है वो ये है कि उस व्यक्ति की आधी प्रॉपर्टी को कोर्ट को या उस सरकारी प्रॉपर्टी में ले लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, और आधी प्रॉपर्टी को किसे दे दिया जाएगा, इन्हें दिया जाएगा, एंटोनियो को। शाइलॉक ज़रा चक्कर में पड़ गया। शाइलॉक को लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब तक एंटोनियो इस मैटर में इंटरवीन करते हैं। एंटोनियो कहते हैं ठीक है मैडम, या ड्यूक के सामने बोलते हैं सर ऐसा ना करिए, इसकी आधी प्रॉपर्टी इसकी बेटी जेसिका को दे दीजिए, और आधी प्रॉपर्टी सरकार जो जब्त करेगी तो वो गवर्नमेंट में रहने दीजिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और शाइलॉक, तुम्हारे लिए हमारा एक अगला प्रपोज़ल ये होगा कि तुम भी क्यों भटक रहे हो, इस ज्यू से हटके तुम्हें भी क्रिश्चियनिटी को ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारी बेटी तो ऑलरेडी
क्रिश्चियन हो ही गई, तुम भी क्रिश्चियन बन जाइए, इस तरह का कहती है। तब तक ये शाइलॉक केस को हार जाता है इस तरीके से, और एंटोनियो इस केस को जीत जाता है। और इसमें दरअसल जो मैं ये बेल्थेजर नाम की जो लड़की थी वो एक्चुअली में पोर्शिया थी। वो एक नया वेश बदल के यहाँ पे पहुँची थी, तो पोर्शिया ने इस पूरे केस को जिता दिया था बेसेनियो और एंटोनियो को। पोर्शिया घर पहुँच जाती है वहाँ पे इस मामले को दरअसल अपने दखलंदाजी से एंटोनियो और बेसेनियो के फेवर में करा के। लेकिन आगे एकदम तेज़ी से बेसेनियो आते हैं। जैसे ही पोर्शिया आगे चलती है घर के लिए, तो वो कहते हैं मैडम रुकिए ज़रा रुकिए, आपकी वजह से आपने मेरे को केस ये जिता दिया था, आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, आपकी फ़ीस क्या है। दरअसल पोर्शिया मना कर देती, नहीं मेरी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन ज़्यादा कहने पे वो कहते हैं कि तुम्हारी उंगली में जो रिंग है वो रिंग मुझे दे दीजिए। बेसेनियो यार रोकता है कि नहीं वो रिंग नहीं देंगे। दरअसल वो रिंग मुझे मेरी वाइफ पोर्शिया ने दी थी और ये कहा था ये किसी को देनी नहीं है। लेकिन खैर पोर्शिया के जो कि अब बेल्थेजर है उसके ज़्यादा कहने पे वो रिंग दे देती है कि चलो इसने तो इसकी जान बचाई है, तो वो चली जाती। पोर्शिया घर पहुंचती है। इधर बेसेनियो भी जब घर पहुंचता है, पोर्शिया से बात होती है। पोर्शिया कहती है वो तुम्हारी उंगली में रिंग नहीं दिख रही है, तो वो बताता है दरअसल रिंग की वजह ये है। और तो कुल मिला के ये अब विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले को एंड की तरफ ले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कॉमेडी है, कॉमेडी का मतलब होता है हैप्पी एंड ऑफ अ प्ले। तो प्ले का एक सुखद अंत की तरफ जा रहा है। उधर एंटोनियो को भी एक गुड न्यूज़ मिलता है कि जो उसका फ्लीट रास्ता भटक गया था वो वापस आ रहा है, उसका जहाज़ों का जो बेड़ा था वो भी आ गया। तो अब जो वो भी एक किल्लत से एक फाइनेंशियल दरअसल प्रॉब्लम से गुजर रहा था एंटोनियो, वो भी रिजॉल्व होती है। इधर बेसेनियो पोर्शिया भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले को द एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।